हेलो एवरीवन, वेलकम। पिछले वीडियो में, पिछले चैप्टर में इनफैक्ट हमने एक न्यू टर्म पढ़ा था जो था फेडरलिज्म। तो ये फेडरलिज्म कि इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में पावर शेयर होती है, पावर शेयरिंग के कई तरीके हैं। तो जब इंडिया में हमने देखा कि इंडिया में भी पावर शेयर होती है, जैसे कि हमने वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर एंड हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर डिस्क्राइब किया था पिछली वीडियो में, तो ये उसी से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि फेडरलिज्म क्या होता है, हमारे यहाँ पावर कैसे शेयर की। हमने बर्लिन का और श्रीलंका का एग्जांपल तो देख लिया, बर्लिन और श्रीलंका में क्या हुआ। तो अब इंडिया में क्या होता है, तो सबसे पहले हम फेडरलिज्म को समझेंगे। दूसरी एक फेडरलिज्म के ऑपोजिट एक गवर्नमेंट होती है, वो होती है यूनिटरी गवर्नमेंट। तो यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। फेडरेशन कितने टाइप की होती है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कितने टाइप की होती है, ठीक है। फेडरलिज्म के फीचर्स क्या क्या है, इस कंट्री को फेडरल क्या बनाता है, क्या हम फेडरल हैं, पूरी तरह फेडरल हैं या मतलब पूरी तरह फेडरल नहीं है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, लर्निंग आउटकम्स आपकी रहेंगी। द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कॉमनली नोन एज फेडरलिज्म। जो पावर शेयरिंग की फॉर्म है, जो देश में पावर शेयरिंग होती है, वो फेडरलिज्म की फॉर्म में ही होती है। द डिफरेंस बिटवीन द यूनिटरी एंड द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि दिस यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, ये भी समझेंगे। बैलेंस ऑफ पावर कैसे मेंटेन होता है, इंडिया एक फेडरल कंट्री कैसे है, और किस किस की कहाँ कहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन है, क्योंकि अगर पावर डिवाइड है तो ज्यूरिसडिक्शन भी डिवाइडेड होगी, है ना। तो इस तरह से ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फेडरलिज्म? Federalism is a system of government in which power is divided between a central authority and various constituent unit of the country। मतलब एक सेंट्रल सिस्टम है, जैसे एक सेंट्रल सिस्टम है, उसके अराउंड बहुत सारे स्टेट लेवल, मतलब उसके अराउंड बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे। एक जैसे कोर होता है और दूसरे होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सो एक कोर है, एक मेजर पार्ट है, उसके अराउंड छोटे छोटे पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स में पावर डिवाइडेड होती है। कि एक सेंट्रल सिस्टम है, दोबारा से समझ लेते हैं कि एक सेंट्रल पावर है, एक कोर पावर है, उस कोर पावर के अराउंड कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, जिनके पास थोड़ी थोड़ी पावर है। फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो यहाँ देखिए, इन सब कंट्रीज में फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम देखने को मिलता है, कितना मेजॉरिटी में दिख रहा है ना। तो यहाँ पे फेडरल सिस्टम है। फेडरल के अलावा जो दूसरा सिस्टम था, क्या था, यूनिटरी सिस्टम। तो यूजुअली फेडरेशन हैज टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फेडरेशन में दो लेवल की गवर्नमेंट होती है, एक होती है सेंटर गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, जो कि अभी हमने देखी है कि जैसे सेंटर गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, और स्टेट गवर्नमेंट हमारे जैसे दिल्ली में देख लो तो किसकी है, अरविंद केजरीवाल की है। ये दिल्ली स्टेट नहीं है, तो वैसे कोई स्टेट की देख लो, हरियाणा, पंजाब, इनकी अलग अलग गवर्नमेंट है, राइट। खट्टर की गवर्नमेंट है, बादल की गवर्नमेंट है, ऐसे अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं। तो फेडरल सिस्टम में क्या होता है, एक सेंट्रल पावर होती है और एक दूसरी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर होती है, उसके दूसरे लेवल की पावर्स होती है। जैसे हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर पढ़ा था ना, तो वही होता है, एक सेंट्रल पावर है और दूसरी उसके अंडर दूसरी लेवल की गवर्नमेंट्स हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो Center level is the government for the entire country that is usually responsible for few subjects of common national interest। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो पूरे देश के लिए एक ही जैसे होने चाहिए, जैसे नेशनल सिक्योरिटी या फिर करेंसी, उन मुद्दों पे सेंट्रल गवर्नमेंट सारी फैसले लेती है। स्टेट लेवल गवर्नमेंट क्या लेती है, स्टेट गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ द स्टेट दैट लुक आफ्टर मच ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ द स्टेट। जो अपने स्टेट के डे टू डे इश्यूज को देखते हैं कि स्टेट में क्या चाहिए, क्या फिशरमैन को कुछ चाहिए, फार्मर्स को कुछ चाहिए, उस पर्टिकुलर स्टेट के लोगों को
क्या क्या कठिनाइयां हैं, उस पर्टिकुलर स्टेट के लोगों की सिक्योरिटी इनका जिम्मा होती है स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। अब एक यूनिटरी गवर्नमेंट होती है, एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। अब ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? अभी हमने बताया कि जब फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट होती है उसमें दो लेवल तो एटलीस्ट होते हैं, एक सेंट्रल लेवल, एक स्टेट लेवल, और कोई तीसरा लेवल जुड़ जाए तो और अलग बात है, जैसे हमारे यहाँ जुड़ा हुआ है पंचायती राज। बट नॉर्मली दो लेवल होने ही चाहिए, एक सेंटर और एक प्रोविंसेस पे स्टेट लेवल, जो भी लगा लो। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है? यूनिटरी गवर्नमेंट होती है कि एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, सारी पावर एक ही जगह पर कॉन्स्टिट्यूटेड है, मतलब अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, तो वो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर टू लोकल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑर्डर देती है दूसरे लेवल्स की दूसरी गवर्नमेंट्स को, जो स्टेट गवर्नमेंट है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल सबॉर्डिनेट है, उनके पास अपनी कोई पावर नहीं है, ठीक है, उनके पास एज सच अपनी कोई पावर नहीं है। वो जस्ट जैसे सेंटर ने बोल दिया वो वैसा ही करेंगे, है ना। और जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो भी सेंटर के अकॉर्डिंग ही बनेगी, सेंटर के कहने पे सेंटर के अकॉर्डिंग ही बनेगी। लेकिन फेडरल में क्या होता है, जो स्टेट होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास खुद की पावर होती है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। यूनिटरी लिस्ट, एक तो जो यूनिटरी लिस्ट बोल रही हूँ, सेंट्रल लिस्ट मतलब जिसमें पार्लियामेंट जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर पार्लियामेंट रूल्स बना सकती है, और स्टेट लिस्ट जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टेट रूल बना सकती है, एंड कॉन्करेंट लिस्ट जिनके ऊपर दोनों मिलके बना सकते हैं रूल्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी अलग से लिस्ट है, मतलब उसमें सेंटर हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उसमें सेंटर इंटरफेयर नहीं कर सकता कि भाई ऐसा करो वैसा करो, नहीं। स्टेट की लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स है वो स्टेट उसके ऊपर कैसा भी लॉ बनाए वो उस स्टेट की मर्जी, वो अपने अकॉर्डिंग बनाएगा। ये जो गवर्नमेंट होती हैं फेडरल गवर्नमेंट बोथ लेवल, वो अलग अलग अकाउंटेबल हैं अपने लोगों के लिए। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने स्टेट के लोगों के लिए अकाउंटेबल है, कि वो अपने स्टेट, उसकी जवाबदारी बनती है कि वो अपने स्टेट के लोगों को आंसर करे कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों, कैसे हुआ, क्या किया क्या नहीं किया, ये सारी चीजें। और पूरे देश की जो जवाबदारी है वो देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरे देश को जवाब देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस तरह से यूनिटरी और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंस है। यूनिटरी गवर्नमेंट का एग्जांपल है श्रीलंका। continues to be for all practical purpose a unitary system where national government has all the power। यहाँ पे एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि इनके तमिल्स हैं, वो चाहते हैं कि फेडरल टाइप हो जाए, कि उन्हें भी पावर मिल जाए, पावर शेयरिंग हो जाए, बट ये पावर शेयर कर ही नहीं रहे हैं, तो ये यूनिटरी का एक एग्जांपल है। जबकि जो हमने बेल्जियम देखा था, बेल्जियम में पावर शेयर हो रही है, ठीक है, पावर शेयर हो रही है। तो ये जो है ये एग्जांपल है एक फेडरल टाइप की गवर्नमेंट का, ठीक है। जो बेल्जियम है उसने पूरे जो उनका केस सिनेरियो हुआ था उससे उन्होंने सीख लेके अपने आप को फेडरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब फीचर्स क्या होते हैं एक फेडरलिज्म के? डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, but each tier has its own jurisdiction in specific matter of legislation, taxation and administration। डिफरेंट टायर्स मतलब डिफरेंट लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, डिफरेंट टीयर्स होते हैं, डिफरेंट लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, जो कि एक सिटीजन को गवर्न करते हैं। जैसे कि हम हैं, कोई भी आप हैं, हम कोई भी है, तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल भी मानने होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के रूल भी मानने होते हैं। हमें दोनों गवर्नमेंट रूल कर रही हैं, लेकिन कुछ मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट हमें रूल कर रही है और कुछ मामलों में हम स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जैसे अगर दिल्ली में देखा जाए तो हम जो बिजली का बिल है या पानी का बिल है वो स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग पे करते हैं, लेकिन जैसे टैक्स है, इंडिविजुअल टैक्स है, इनकम टैक्स वगैरह है, वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग पे करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास अपने अपने सब्जेक्ट हैं कि वो किस चीज के ऊपर रूल निकालेंगे और किस चीज के अकॉर्डिंग पे हमें काम करना है। लेजिस्लेशन, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन हर तरह से अलग अलग है। एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि जो स्टेट्स होती हैं, स्टेट्स की अपनी पुलिस होती है, तो स्टेट्स की मर्जी की वो पुलिस से क्या काम करवा रही है, कैसे काम करवा रही है, राइट। इसमें सेंटर बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, पुलिस स्टेट की होती है।
हाँ, दिल्ली जो है वो क्योंकि यूनियन टेरिटरी है तो ये एक्सेप्शन है, दिल्ली स्टेट नहीं है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, इसलिए दिल्ली में जो पुलिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, ठीक है। The jurisdiction of respective level of tiers of government are specified in the constitution। अब जो मैंने आपको बताया कि सबके लेवल ऑफ गवर्नमेंट अलग अलग है और उनकी पावर्स भी अलग अलग है, और जो ये पावर्स है, ये सब्जेक्ट्स है, ये स्पेसिफाइड होने चाहिए, लिखित में होने चाहिए, कहीं पे रिटन में होने चाहिए, पुख्ता सबूत होने चाहिए कि हाँ यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ये तो स्टेट ही करेगा और ये तो सेंटर ही करेगा, ठीक है। और वो कहाँ पर लिखा हुआ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो ये एक फेडरल फीचर है। दूसरा, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जो फंडामेंटल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, जैसे कि हाई कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट, या फिर जो भी बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपने एक टर्म सुना होगा, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ, और अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो बेसिक फीचर मैं आपको बता देती हूँ क्या होते हैं। बेसिक फीचर कुछ ऐसे फीचर होते हैं जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की सोल होते हैं, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जैसे सेक्युलर है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स हैं। तो ये बेसिक फीचर्स है, इन फीचर्स को एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती। अगर कुछ चेंज करना है तो दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट की सहमति होनी चाहिए, एक लेवल चेंज नहीं कर सकता है। कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। मेन बात यह है कि इंडिपेंडेंट कोर्ट होने चाहिए, कि अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कुछ गड़बड़ हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, किसी सब्जेक्ट को लेकर उन्हें प्रॉब्लम हो जाए कि ये सब्जेक्ट इसमें आता है, ये इसमें आता है, स्टेट में आता है, सेंटर में आता है, तो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए जो कि उन्हें बताए कि ये किसके अंडर आएगा, ठीक है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू अलग अलग होने चाहिए, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होते हैं। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू मतलब टैक्स अपने अलग टैक्सेस होते हैं। जैसे कि अगर आप लिकर का देखो, शराब का देखो, तो हर स्टेट में अपने अपने हिसाब से टैक्स लगते हैं, तो इसलिए हर स्टेट में अलग अलग तरीके से शराब महंगी या सस्ती होती है। द फेडरल सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्टिव। फेडरल सिस्टम के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या? टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री। एक तो कंट्री की यूनिटी को प्रमोट करना, हम पावर शेयर करके ही कंट्री की यूनिटी को प्रमोट कर सकते हैं, while at the same time accommodate the regional diversity। जो अलग अलग लोगों की जो डाइवर्सिटी है, वो डाइवर्सिटी को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और उन्हें भी इज्जत बख्शनी चाहिए और उन्हें भी बोलना चाहिए कि आप हमारे साथ पावर शेयर करो, तभी तो कंट्री की यूनिटी बन के रहेगी। इसीलिए हम पावर शेयर करते हैं, इसलिए हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है? द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर, एक मिनट देख लेते हैं कुछ छूट तो नहीं गया। Okay. Therefore, two aspects are crucial for institution and practice of federalism. Government at different levels should agree to some rules of power sharing। जो different level की government है उनको agree करना चाहिए कि उन्हें power share करनी है। They should also trust each other। एक दूसरे पे ट्रस्ट करना चाहिए और क्या, अपने अपने साइड पे काम करते रहना चाहिए, मतलब दूसरे के एरिया में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। जैसा कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है वैसा ही काम करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, बैलेंस ऑफ पावर। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। जो एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर है स्टेट एंड सेंटर और स्टेट के बीच गवर्नमेंट का, किसके पास ज्यादा पावर होगी, किसके पास कम पावर होगी, ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। कोई देश ज्यादा पावर दे देता है स्टेट्स को, कोई देश कम पावर देता है। जैसे इंडिया ने कम पावर दी है अपने स्टेट्स को कंपेयर टू सेंटर, और अमेरिका ने जैसे है ज्यादा पावर दी है। अब यहाँ पे टर्म आता है कि जो फेडरेशंस हैं वो दो टाइप की हो सकती हैं, एक होती है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एक होती है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होती है? This type of federation exists in USA, Switzerland and Australia. Independent states came together on their own to form a bigger unit so they could increase their security while maintaining their sovereignty। देखो यहाँ पे क्या है, ये जो कंट्रीज के नाम लिए जा रहे हैं, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन मतलब कि कुछ स्टेट्स के लोगों ने आपस में सोचा
कि हम सब लोग मिल जाते हैं, मिल के एक कंट्री बनाते हैं, तो हमारी पावर ज़्यादा बड़ी होगी, हमारी फौज भी ज़्यादा बड़ी होगी, हमें ज़्यादा मतलब मार्केट मिलेगी, जो भी उन्हें फ़ायदे लगे देखने को है। तो उन्होंने सोचा कि हम शायद एक साथ होंगे तो ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। तो इस तरह से अलग अलग जो स्टेट्स थे उनकी गवर्नमेंट ने मिलके एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई। तो इसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर गवर्नमेंट, जो कि है हमारे यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, in this type of federation the constituent states have equal power and are stronger vis-a-vis the central government। कमिंग टुगेदर में क्योंकि स्टेट्स अपनी मर्जी से आए हैं, स्टेट्स को क्रिएट नहीं किया गया, स्टेट्स अपनी मर्जी से आए हैं, तो इसलिए स्टेट्स के पास खुद ज्यादा पावर होती है कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये तो है हमारे कमिंग टुगेदर वाले। अब होल्डिंग टुगेदर क्या होता है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जो है इंडिया, उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होती है और स्टेट गवर्नमेंट के पास कम पावर्स होती है। अब ये होल्डिंग टुगेदर का नाम ऐसा क्यों है? इसलिए है क्योंकि हमने कंट्री की डाइवर्सिटी के लिए उसको अलग अलग स्टेट्स दे दिए हैं, लेकिन हम सबको इकट्ठा रखना चाहते हैं। हम अलग अलग स्टेट्स ऐसे बिल्कुल सोवरेन स्टेट नहीं क्रिएट करना चाहते, स्टेट्स को ज़्यादा पावर नहीं देना चाहते, हम कंट्री को एक साथ रखना चाहते हैं। तो हमने पहले कंट्री बनी और कंट्री ने फिर स्टेट बनाए, है ना। ऐसा नहीं हुआ कि स्टेट्स थे और स्टेट्स ने सोचा कि हम एक देश बनाते हैं, नहीं, यहाँ ये हुआ पहले देश था, देश ने सोचा कि हम स्टेट्स बनाते हैं ताकि दूसरी डाइवर्सिटीज को भी रिप्रेजेंटेशन मिले। तो इसको बोलते हैं हम होल्डिंग टुगेदर। अब ये जो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है या टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है वो कंटेक्स्ट पे डिपेंडेंट होती है। कंटेक्स्ट पे डिपेंडेंट मतलब कि जब कंटेक्स्ट मतलब किस की हिस्ट्री क्या है, किस हिस्ट्री में ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्यों ऐसे, क्या हालात थे। कोई भी डिसीजन होता है वो हालातों पे डिपेंडेंट होता है ना। तो ऐसे क्या हालात थे कि जिसने हमें एक ऐसी फेडरेशन बनाया, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बनाया। देखो, हम जानते हैं कि कंट्री डाइवर्स है तो फेडरेशन से बेटर आइडिया कुछ हो नहीं सकता था, बट होल्डिंग टुगेदर में हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दी है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दी हमने इसलिए ताकि देश में पार्टीशन ना हो जाए, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान के बीच पार्टीशन हो चुका था, तो इसलिए वो काफी पेनफुल सिचुएशन रह चुकी थी। तो नहीं चाहते थे कि देश में दोबारा से कोई ऐसी चीज हो, तो डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए फेडरेशन तो बना दी, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बना के रखा जो कि देश की यूनिटी को प्रिजर्व करके रखे। ठीक है, अब व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री? India had emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. Soon after independence, several princely states became part of the country. The Constitution declared India as union of state. देखो, Constitution में भी union word use किया गया है ताकि कोई भी state अपने आप को अलग claim ना कर ले। Although it do not use the word federation, but India एक federation है। इसने टर्म यूनियन यूज किया है, बट इंडिया स्ट्रक्चर में फेडरेशन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली प्रोवाइडेड फॉर टू टियर ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। द यूनियन गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंट द प्रोविंसेस। टाइप ऑफ गवर्नमेंट देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट है जो यूनियन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, और स्टेट गवर्नमेंट जो डिवीजन में है फर्दर, उसमें भी हमें फिर स्टेट गवर्नमेंट से भी हमने पावर और आगे डिसेंट्रलाइज कर दी और डेलीगेट कर दी। हमने थर्ड टियर ऑफ फेडरेशन बनाया जो है लोकल पंचायती राज सिस्टम या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल सरकार है ना जो होती है, लोकल बॉडी सिस्टम। सो ये सारी चीज़ें बनाई, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऐसी चीज़ें, राइट, या ग्राम पंचायत वगैरह। Later, third tier was added in federation in the form of पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। ये आप अपनी कॉपीज में जरूर बनाइएगा, ये वाला वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो इस तरह से कंट्री के पास कुछ फेडरल फीचर भी हैं। लिस्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। पहली यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट जो होती है, यूनियन लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, जैसे कि फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, ये सारे अफेयर्स होते हैं जो कि हर स्टेट के लिए अलग अलग नहीं बनाए जा सकते।
ठीक है, हमें इनमें यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए होती है, इसलिए हमें यहाँ पे एक जैसे लॉ चाहिए। फॉरेन पॉलिसी, हर स्टेट अलग से फॉरेन पॉलिसी तो नहीं बनाएगा ना, एक ही भी स्टेट देश का पार्ट है, तो इसलिए स्टेट लिस्ट में क्या होता है, स्टेट लिस्ट में जैसे ट्रेड होता है, एग्रीकल्चर होता है, पुलिस होता है। स्टेट लिस्ट कंटेन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सब कुछ होता है। The state alone can make law relating to the subject mentioned in the state list. स्टेट के पास ही पावर है कि वो इन सब्जेक्ट्स पे अपने लॉ बनाए, ठीक है। तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट को हम खोल के देख लेते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जिसमें कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट होते हैं, जो यूनियन के भी कॉमन, गवर्नमेंट का भी है इंटरेस्ट और स्टेट गवर्नमेंट का भी है इंटरेस्ट, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, ये सारी चीजें। बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द लिस्ट। अगर इन दो लॉज में कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, स्टेट और सेंटर दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर इन लॉज में कुछ कॉन्फ्लिक्ट आता है तो यूनियन गवर्नमेंट के लॉ प्रिवेल करेंगे, यूनियन गवर्नमेंट के लॉ को माना जाएगा। रेसिडुअरी लिस्ट, अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे हर चीज तो मतलब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, टेक्नोलॉजी बाद में ऑब्वियसली हमें पता है कि कितनी एडवांस हुई है। अब लैपटॉप, आईफोन, ये जो दिखा रखा है ये सब कुछ इंटरनेट दिखाने का मतलब है कि ऐसी चीजें हैं जो बाद में इंट्रोड्यूस हुई हैं। तो ये चीजें कौन सी लिस्ट में आएंगी, इंटरनेट या प्राइवेसी का इशू, ये कौन सी लिस्ट में आएगा, तो ये आएगा, ये डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट कि ये कौन सी चीजें किस में आएंगी, ठीक है। रेसिडुअरी सब्जेक्ट है जैसे कि सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, तो ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या ये सेंट्रल लिस्ट में आएगी, कॉन्करेंट में आएगी, स्टेट में आएंगी, या किसी में भी नहीं आएंगी और रेसिडुअरी लिस्ट में आएंगी, कि जो तीनों में से किसी लिस्ट में नहीं होता वो रेसिडुअरी लिस्ट में होता है, ठीक है। आगे है स्पेशल स्टेटस। कुछ स्टेट्स को हमारे यहाँ स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, जैसे जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। क्यों? क्योंकि वहाँ की कंडीशंस इतनी वॉलेटाइल है, इतनी फ्रिजाइल है कि वहाँ की जनता को चाहिए कि थोड़ी सी स्पेस दिया जाए, उनके अकॉर्डिंग ही रूल करने दिया जाए, तो इसलिए कई चीज़ों को स्पेशल स्टेटस भी दिया हुआ है। जैसे कि इंडियन हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट ऑफ स्टेट के नॉट बाय लैंड और हाउस हेयर, जबकि वैसे कोई भी इंडियन कहीं पे भी घर खरीद सकता है, कहीं पे भी आ जा सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये रिस्ट्रिक्शन है कि वहाँ पे लैंड नहीं खरीद सकते। तो ये थोड़ी सी स्पेशल स्टेटस दिया गया है ताकि वहाँ की जो प्रॉब्लम्स है उसको ध्यान में रखते हुए। यूनियन टेरिटरी, देयर आर सम यूनिट ऑफ इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। These are areas which are too small to become an independent state, but which could not be merged with any of the existing state. ये ऐसी जगहें होती हैं जो छोटी तो होती हैं लेकिन इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, जैसे कि दिल्ली है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, ना ही इसको पंजाब के साथ मिलाया जा सकता है, ना हरियाणा, ना यूपी, मतलब आसपास में किसी से इसे मिलाया नहीं जा सकता, ये खुद से ही अलग है। These areas like Chandigarh or Lakshadweep or the capital city Delhi are called union territory. These territory do not have the power of a state. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसके लिए सारी पावर होती है, इनके पास स्टेट गवर्नमेंट जैसी पावर्स नहीं होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसी पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनके ऊपर पावर एक्सरसाइज करता है। थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई वीडियो, बट दिस इज इट। अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।